कॉन्सेप्ट नंबर 32। कॉन्सेप्ट नंबर 32 अपना है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड rate of return on option. So rate of return on option, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बोलता है। तो उस केस में इक्वेशन आप देख लीजिए, एक्चुअल ओपी एज ऑन एक्सपायरी, actual OP as on expiry using actual probability given in question। Fine, actual OP as on expiry using actual probability given in question। fair OP as on today using risk neutral approach। risk neutral approach। actual OP as on expiry using actual probability given in question। fair OP as on today using risk neutral approach। fine, upon fair OP as on today using risk neutral approach, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इस तरह के आपने इक्वेशन बहुत किए हैं, मैं आपको अभी एक्स्ट्रा नॉलेज में बताऊंगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल ओपी, फेयर ओपी, एक्सपायरी और टुडे, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सपायरी है, यहाँ पर टुडे है, ये एक्चुअल ओपी है और ये फेयर ओपी है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो एक्स्ट्रा नॉलेज, प्राइस टुडे 100, आफ्टर 1 year 120, कैलकुलेट रेट। तो यहां मैंने लगा दिया फेयर प्राइस और यहां मैंने लगा दिया एक्चुअल प्राइस। कैलकुलेट रेट, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, 120 माइनस 100, 20%, यही हमने किया है अभी। ठीक है ना, कि टुडे क्यों किया, आफ्टर 1 year क्यों किया, एक्सपायरी क्यों किया,
बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए इस छोटे से एग्जाम्पल से। इस छोटे से एग्जाम्पल से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इस छोटे से एग्जाम्पल से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फाइन। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24A। क्वेश्चन नंबर आपका है 24A। फाइन। क्वेश्चन नंबर आपका 24A है। रीड करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 24A रीड करना शुरू करें। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24A हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24A हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर दयाल is interested in purchasing equity shares of ABC Limited which are currently selling at 600। अभी 600 रुपये में बिक रहा है। He expects that price of the share may go up rupees 780 or may go down to 480 in 3 months. The chances of occurring such variations are 60%, 40% respectively. Chances मतलब होता है probability। A call option on the shares of ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of 630। सारे जाने पहचाने हमारे टर्म्स यूज किए जा रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सेलेक्ट इफ यू वांट्स अ परफेक्ट हेज। शेयर और ऑप्शन में क्या करे ताकि उसे परफेक्ट हेजिंग हो सके। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, अगर रिस्क फ्री रेट आपका 10% पर एनम है। What is the expected rate of return on the option using chances of occurrence if the chances of occurring such variations are 60% and 40% respectively। expected rate of return यही हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर यही हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर आपका यही है हमारा, जो कि है कॉन्सेप्ट नंबर 32। कॉन्सेप्ट नंबर 32 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो जाना पहचाना ही क्वेश्चन लग रहा है, बस डाटा ठीक से अरेंज नहीं है। ये ड्रॉबैक है इस क्वेश्चन का कि डाटा ठीक से अरेंज नहीं है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24A। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24A। क्वेश्चन में कह रहा है अभी 600 प्राइस है, या तो 780 हो जाएगा या तो 480 हो जाएगा। इसको S1 और S2 मानिए, इसको CMP मानिए। EP इज इक्वल्स टू 630 और कॉल ऑप्शन है। लाइफ आपका 3 मंथ है, एक्सपायरी 3 मंथ है।
और तो कोई इंफॉर्मेशन अभी हमें चाहिए नहीं, इस इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा हमारा। सो कंप्लीट हैज के लिए क्या करना होगा, कंप्लीट हैज के लिए क्या करना होगा, for complete hedge he should, मिस्टर दयाल, ही कौन है, मिस्टर दयाल, मिस्टर दयाल शुड, बताइए क्या भूल गए क्या, बाय फ्यू शेयर्स, मिस्टर दयाल शुड बाय फ्यू शेयर्स and sell one call option and sell one call option, therefore hedge ratio जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, जिसको डेल्टा बोला जाता है, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2, कोई दिक्कत नहीं है। सो C1 कितना आएगा 150, कैसे किया आपने 630 माइनस 780, और C2 आपका यहाँ पर 0 आएगा, और S1 कितना है 780 माइनस 480, 780 minus 480, so this equals to 0.5:1, this equals to 0.5:1, so ये आपका कितना आया, hence Mr. Dayal should buy 0.50 shares for every one call option to be sold। हजारों बार ये सब हमने कर लिया है। Hence Mr. Dayal should buy 0.5 shares for every one call option to be sold, for every one call option to be sold, no problem at all, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। First part was very simple, very simple। फर्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल निकला। फाइन, फॉर कंप्लीट हैजिंग, ये हमने क्या किया, कंप्लीट हैज किया, और मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखा दिया है, दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा दिया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा
कंप्लीट हैजिंग होगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पे आपसे प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सेकंड पॉइंट पे आपसे प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। सो फेयर ओपी ऑफ कॉल as on today, fair OP of call as on today, fair OP of call as on today. So CMP as on expiry या तो सिर्फ N80 हो सकता है तो 480 हो सकता है। EP 630 fair OP of call as on expiry CMP as on expiry EP fair OP of call as on expiry fine 150 fine, no problem at all. Probability सो आपका आया expected fair OP of call as on expiry, expected fair OP of call as on expiry, probability हम कैलकुलेट करेंगे और therefore fair OP as on today, therefore fair OP as on today, सो डिस्काउंट करिए। नॉर्मल डिस्काउंटिंग है 10% दिया हुआ है तो 3 महीने का कितना, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें वर्किंग नोट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। करंट मार्केट प्राइस आपका है 3 महीने कंपाउंड S2 S1 माइनस S2 फाइन। सो 0.1 divided by 12 into 3.025 0.025 minus 1 plus 0.025 into 600 minus 480 135 divided by 780 minus 480 300 डिवाइडेड बाई 300, तो ये आपका आ रहा है 0.45, ये आपका आ रहा है 0.45, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा है 0.55,
ये कितना आ रहा है 67.50, 67.50, 67.50, 67 पॉइंट डिवाइड बाई 1.025, तो आपका आ रहा है 65.854, 65.854, 65.854। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मेरे को लगता नहीं है कि हमने कितनी बार इसको किया है, जिसकी गिनती अब नहीं है मेरे पास इसकी गिनती नहीं है कि हमने इसको कितनी बार कवर कर लिया है। फाइन। तो सेकंड पार्ट भी हमारा बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट का ही हमारा कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट और सेकंड तो हमारा ऑलरेडी हमने बहुत बार कर लिया था। हमारा थर्ड पार्ट ही मेन था। हम थर्ड पार्ट में आते हैं। आइए थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलिए, सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपसे पूछा है ऑफ ऑप्शन। तो आइए थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में आते हैं। आपसे एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हिंट एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 60% एंड 40%। क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 60% एंड 40%। फाइन। फेयर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड बाय अस। फेयर प्रोबेबिलिटी हमने क्या कैलकुलेट किया है 45 एंड 55%। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ, फेयर
जो हम कॉपी में निकालते हैं हमेशा फेयर होता है, जो हम कॉपी में निकालते हैं हमेशा फेयर होता है। सो अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल ओपी एज ऑन एक्सपायरी यूजिंग एक्चुअल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल ओपी एज ऑन एक्सपायरी actual OP as on expiry using actual probability. So 150 into 0.60, 0 into 0.40, so ये 90 आया, so ये 90 आया। actual OP as on expiry using actual probability, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका फेयर ओपी एज ऑन टुडे कितना आया था, एज ऑन टुडे यूजिंग फेयर प्रोबेबिलिटी कितना आया था, 65.854। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और फेयर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। सो आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या होगा, 65.854, 65.854 into 100, 36.37%, 36.67%, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्वेश्चन आप एक बार और देखिए, एक छोटा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको लिखवाना है बस यहाँ पर, कि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो डिफरेंट भी हो सकती है। सॉल्यूशन यही होगा, वो भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग वो मैं लिखवा देता हूं आपको, पहले आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार और रीड कर लीजिए। मैं भी एक बार क्वेश्चन आपको रीड करवाता हूं, छोटा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स्ट्रा नॉलेज, so students should also read alternative framing of the question given in book. Students should also read
alternative framing of the question given in book. Students should also read alternative framing of the question given in the book. Fine. आइए जरा देखते हैं अल्टरनेटिव फ्रेमिंग हम भी देखेंगे। पहले एक बार नॉर्मल फ्रेमिंग देख लेते हैं। सो दयाल इंटरेस्टेड है इन परचेजिंग इक्विटी शेयर्स, करेंटली 600 रुपये का है, 780 भी जा सकता है, 480 भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 630 एक्सरसाइज प्राइस है, 3 मंथ का एक्सपायरी है। आपको बताना है परफेक्टली हेज कैसे हो सकते हैं, आपको ओपी एज ऑन टुडे निकालना है, फेयर ओपी एज ऑन टुडे निकालना है, और एक नया चीज पूछा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जहां पर हमने पहले एक्चुअल ओपी निकाल लिया यूजिंग एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, और फेयर ओपी हमने निकाला ही था। एक्चुअल ओपी एज ऑन एक्सपायरी निकाला, फेयर ओपी एज ऑन टुडे निकाला, और फिर हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहां पर कैलकुलेट कर दिया। इसकी फ्रेमिंग एक और तरीके से हो सकती है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। फाइन। सो क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप देख रहे हैं और सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखकर छोड़ दिया। अब आपको खुद सोचना है एक्चुअल और फेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे आपको यहां बता दिया है, खुद सोचना है कि आपको कौन सा प्रोबेबिलिटी यूज करना है। और फर्स्ट वाला पार्ट सेम है, और ये प्रोबेबिलिटी यहाँ भी आपको डाल दिया, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है आप ये वाला प्रोबेबिलिटी यहाँ यूज कर लेंगे। 60-40 अगर आपने जहाँ इसमें यूज कर लिया, क्वेश्चन गलत हो गया। 60% 40% प्रोबेबिलिटी नॉर्मली क्या बच्चा टेम्पटेड करेगा कि भाई इसी में यूज करना है, प्रोबेबिलिटी इसका मतलब दिया हुआ है, लेकिन हमने वर्किंग नोट में अलग से अपने हिसाब से फेयर प्रोबेबिलिटी निकाला है, जो हम खुद अपना कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं। तो ये थोड़ा बात है, बाकी क्वेश्चन डिट्टो सेम है, बस डाटा को हमने थोड़ा सा अरेंज किया है। ठीक है, बाकी आप इसको भी देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और डेफिनेटली ये आप मान के चल सकते हैं कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, चले आगे। चलिए सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइन, एक क्वेश्चन नंबर 24B भी है यहां पर, सेम एज क्वेश्चन 24A। फाइन, 24A एंड 24B एकदम सेम है। फाइन, बस इसमें फर्स्ट पॉइंट ये सारा पॉइंट सेम है, बस ये एक सेकेंड पॉइंट यहाँ पर एक नया आ गया, ये वाला पॉइंट नया आ गया, और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो हमने किया था, वो यहाँ पर दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एकदम सेम क्वेश्चन है। जो इसका सेकेंड पॉइंट है, जो इसका सेकेंड पॉइंट है, उसका ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? उसका कॉन्सेप्ट आपका है 19 पार्ट 2 कॉन्सेप्ट नंबर 19। आपके पास वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है, तो पॉज करके एक बार देखिए क्या लिखा। एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। सो इफ CMP एज ऑन एक्सपायरी इज, CMP एज ऑन एक्सपायरी या तो 650 होगा। इफ CMP एज ऑन एक्सपायरी इज 650, अभी मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करा रहा हूं। EP कितना है क्वेश्चन में? EP आपका है 550। तो बताइए, कॉल बायर एक्सरसाइज करेगा, विल एक्सरसाइज, देयरफॉर लॉस ऑफ कॉल सेलर कितना? 100 रुपए का लॉस हो गया, 100 रुपए का लॉस हो गया। और सेल ऑफ डेल्टा शेयर्स, डेल्टा कितना आया था इस क्वेश्चन में?
इस क्वेश्चन में डेल्टा आया था 0.5, आप चेक कर लीजिएगा, डेट इज 0.5 इंटू 650 में मैं सेल कर दूंगा 650 में, तो 325 आया, तो यहाँ पर 225 हुआ मेरा। फाइन, ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 225 हुआ। और अगर प्राइस इफ CMP as on expiry is rupees 450, CMP as on expiry is rupees 450, call buyer will not exercise, therefore loss of call seller 0, sale of delta shares, that is 450 इंटू 0.5, तो ये आपका 225 आया। सो दोनों जगह मेरा आइडेंटिकल पोजीशन रहा। सो मैंने प्रूफ कर दिया, hence we can say that investor is able to maintain an identical position, hence we can say that investor is able to maintain, फाइन। क्वेश्चन जैसा लिखा था, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था ना, आइडेंटिकल पोजीशन, बट क्वेश्चन लिख रहा है मेंटेन identical position, fine। Hence we can say that investor is able to maintain identical position। तो ये कुछ क्वेरी आ रही थी मेरे पास, काफ़ी सेम क्वेश्चन है, बट एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया गया, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दिया गया, उससे हमारा क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइन। चलिए आप पूरा कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ एक पार्ट कराया जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, और बाकी सारा पार्ट बिल्कुल सेम है। चलिए सर।